हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम पटेल और मैं पढ़ाता हूं आपको फिजिक्स। चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हम अभी तक 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जो लास्ट चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो पूरी तरह से कवर हो चुका है। उसके सारे क्वेश्चंस लगाए जा चुके हैं। सारे क्वेश्चंस बोले तो वो सारे क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और उससे बाहर और कुछ बचता नहीं कि पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। नीट की बात करें तो ठीक है बच्चों, तो हम आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। और आप सबको पता है मैकेनिक्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसको कि आप सभी लोग जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसको शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं, NLM। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM, जिसको प्यार से आप लोग NLM बोलते हैं, NLM। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी आप मान के चलिए इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। आपको मोटे मोटे पता होंगे बट फिर भी आपको बता देता हूँ। न्यूटन, इनका नाम ऐसा कोई नहीं है, कोई भी स्टूडेंट, कोई साइंस का स्टूडेंट हो और न्यूटन का नाम न सुना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो फोर्स में, फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है और उसमें जो है सबसे जो नियम इन्होंने दिए हैं, एक तो इन्होंने बताया कि इन्होंने फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया। फोर्स, इन्होंने पहले तो ये फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया कि फोर्स होता क्या है, एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा। तो इन्होंने ये बताया कि कोई बॉडी इस दुनिया में, इस कहीं भी, पूरे जहान में, पूरे संसार में कोई भी चीज़ है, लिविंग नॉन लिविंग कैसा भी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर वो रुका है, रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो हमेशा चाहता है कि वो रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म मोशन में रहे। ठीक है, वो रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन बोले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहीं जा रहा है, मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं, तो वो उसी में रहना चाहता है। ठीक है, उसमें वो बदलाव नहीं चाहता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे आप बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, हाथ पैर सब एकदम एक पोजीशन में है तो बैठे हो। ठीक है, अब आप चलोगे, आपको कोई चलाएगा, वो तभी पॉसिबल है जब कहीं ना कहीं से फोर्स एक लगेगा, एक कोई चीज़ एक्ट करेगी जिसको फोर्स बोलते हैं, वो जब आपको लगेगा तभी आप जो है आपका शरीर या आप हिलोगे डुलोगे, वहाँ से मोशन करोगे। समझ रहे हैं, कोई भी चीज़, पेड़ के पत्ते वो रुके हैं तो रुके हैं, वो तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आंधी या कुछ हवा या कुछ किसी चीज़ से उसको हिलाया जाए। कहने का मतलब ये है बेटा, इसमें टाइम ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। फोर्स मतलब कोई ना कोई वहाँ पे एक फैक्टर आएगा जो उसको, उसकी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, चेंज इन these two condition only possible when there is some third physical factor act। जब कोई तीसरा फिजिकल फैक्टर वहाँ पे काम करेगा तभी उसमें बदलाव होगा। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फोर्स। अभी आपको फोर्स के बारे में और समझ में आएगा। तो ये हो गया, मतलब ये एक
कंडीशन हो गई जिसको इनर्शिया भी बोलते हैं, मतलब रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, इसको और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, तो पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ गए बच्चे? लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है, वो बदलाव नहीं चाहता है। अगर उसका बदलाव करोगे, अगर रेस्ट में है उसको मोशन में लाओगे तो वहाँ पे उस पर कुछ लगाना पड़ेगा। अगर कोई मोशन में है, कोई रेस्ट में है उसको मोशन में, या कोई मोशन में उसको रेस्ट में लाना चाहोगे तो वहाँ भी कुछ लगाना पड़ेगा। और जो चीज़ लगाओगे, जो फिजिकल एक्ट होगा वहाँ पे, उसी को फोर्स बोलते हैं। ये है, अच्छा फोर्स, उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स। ओके बेटा, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा लॉ क्या है? तीनों मैं नियम एक साथ बता दूंगा, तो इससे क्या है कि आगे फिर डिटेल में जाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ होता है, दूसरा लॉ क्या होता है? पहले तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। लॉ, दूसरे लॉ से पहले आपको समझना पड़ेगा मोमेंटम। दूसरा लॉ मैं आपको बता दूं कि दूसरा लॉ क्या है कि जो फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करता है, तो फोर्स जो है चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू, इसमें फोर्स को क्वांटिफाई कर दिया है। इसमें फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसका पोजीशन चेंज होता है। पोजीशन बोले तो रेस्ट से मोशन में जाएगा, मोशन से रेस्ट में आएगा। इसमें क्या है, उस फोर्स को क्वांटिफाई कर दिए हैं, मतलब जो फोर्स है वो कितना होगा वो बता दिए हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp/dt। ठीक है, ये कहलाता है, ये फोर्स, वो फोर्स कितना होगा तो रेट इन चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम आपको बता दें कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम जो बोलते हैं इसको p बोलते हैं। मोमेंटम को हम डिटेल से भी बताएंगे। p बराबर mv होता है। ओके बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये dp/dt मतलब किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है उसको फोर्स बोलते हैं। ठीक, इसको और जब डिराइव करोगे तो दूसरा लॉ में और क्या आ जाता है, मोमेंटम की जगह पे हम ये लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? dmv/dt। m तो कांस्टेंट है, बदलने वाला क्या है? वेलोसिटी। तो क्या लिख दोगे? m बाहर ले लोगे, dv/dt। और हमें पता है dv/dt को क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन। क्या लिख देते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ आपका क्या हो गया? f इज इक्वल टू dp/dt या बराबर हो गया ma। ओके, ये सेकंड लॉ हो गया। मतलब पहले लॉ में बताया कि फोर्स होता है, कोई चीज़ होती है जो कि कोई भी चीज़ है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रखना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में। अगर उसमें बदलाव करोगे तो वहाँ एक चीज़, एक एक्ट, फिजिकल एक्ट वहाँ पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फोर्स। और दूसरे लॉ में उन्होंने क्या किया, उस फोर्स को बता दिया कि वो फोर्स जो होता है वो एक्चुअली है क्या। तो वो है क्या? ये है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो होता है वो फोर्स कहलाता है। और तीसरा लॉ जो है, तीसरा लॉ वो बोलते हैं कि तीसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसमें उन्होंने बताया कि कोई भी फोर्स होता है, कोई भी फोर्स होता है, अगर वहाँ पे कोई एक एक्शन फोर्स है, ठीक है, कोई फिजिकल फोर्स है कहीं पे, फिजिकल फोर्स, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फिजिकल फोर्स। तो फिजिकल फोर्स अगर कहीं पे लग रहा है तो वहाँ पे जो डायरेक्ट फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट फोर्स क्या है? डायरेक्ट जो होता है उसको एक्शन बोलते हैं, और जो इनडायरेक्ट लगता है, इनडायरेक्ट, ओके बेटा, उसको रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेज होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, ये यहाँ पे रख दिए हो, ये बॉडी यहाँ पे रख दिए हो बेटा, तो ये बॉडी मान लो कि mg फोर्स है, जो कि ग्रेविटेशनल की वजह से इस पर लग, इसी को वेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वेट। तो वेट की वजह से इस टेबल पे, मान लो इस टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे, तो टेबल पे एक फोर्स नीचे लगेगा,
टेबल पे एक फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, mg। ये बॉडी जो है टेबल पे फोर्स, तो ये क्या हो गया, एक्शन। ठीक है, और अब ये टेबल पे ये mg फोर्स लगा रहा है, एक्शन। तो रिएक्शन फोर्स कौन लगाएगा, जिस पे एक्शन लग रहा है वही रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और किस पर लगाएगा, जिसने एक्शन लगाया है। मतलब रिएक्शन फिर इस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा रिएक्शन। रिएक्शन को नॉर्मल भी बोलते हैं या रिएक्शन बोलते हैं, आर या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ओके बेटा, ये कौन सा फोर्स हो गया, रिएक्शन। ठीक, तो रिएक्शन और एक्शन। एक्शन क्या है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो डायरेक्ट फोर्स लगाती है उसको एक्शन बोलते हैं, और दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे जो फोर्स लगाता है उसको रिएक्शन बोलते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन में 2-3 बातें क्लियर हो गई कि एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं। एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, एक तो अपोजिट होते हैं, एक नीचे लगेगा तो एक ऊपर लगेगा, एक उधर लगेगा तो एक इधर। अपोजिट नेचर के होते हैं। दूसरा सेम होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एक्ट्स ऑन सेपरेट बॉडी। ठीक है, ये अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि इस पे एक्शन लगा mg और इसी पे रिएक्शन लग गया। एक्शन जो लगेगा इस पे टेबल पे लगेगा, ये टेबल पे रखा है तो एक्शन फोर्स किस पे लगा, टेबल पे। ठीक है, ये टेबल पे लग रहा है, और रिएक्शन फोर्स किस पे लगा, ये ब्लॉक पे लग रहा है जो बॉडी रखा हुआ है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स एक बॉडी पे नहीं लगते हैं, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं और अलग अलग लगाए जाते हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यही 3 नियम हैं न्यूटन्स के। न्यूटन्स के 3 नियम हैं। तो पहला नियम क्या हुआ, फोर्स, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, उसमें क्या है कि कोई भी बॉडी है जिस पोजीशन में रहना चाहती है हमेशा उसका अपोज करेगी। अब पहले लॉ के हम उस पर चलें तो वहाँ पे मतलब इन्होंने फोर्स का बताया कि कुछ होता है जो फोर्स कहलाता है और वही उसको बदल सकता है, अदरवाइज बदल नहीं सकता। ठीक है, तो ये 3 तरह से बदल सकता है। अब आपको मैं थोड़ा सा, तो ये तीनों लॉ आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन और रिएक्शन, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये शुरुआत में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। ओके, अब लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या है कि उसमें आपको इनर्शिया में क्या है, इनर्शिया का मतलब होता है बेटा इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व का मतलब होता है जड़। जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं अरे जड़ की तरह क्यों पड़ी हो। जड़ और चेतना तो अलग अलग चीजें होती हैं। जिस इंसान में या जिसके अंदर अगर चेतना खत्म हो जाती है तो उसको जड़ बोलते हैं, क्योंकि चेतना रहेगी तो आदमी इधर उधर वो चलेगा, और जड़ क्या होती है, एक जगह फिक्स होती है। रूट जो है एक जगह फिक्स होती है। तो जड़त्व का मतलब जिसके अंदर चेतना नहीं है, चेतना नहीं है। पत्थर, ये पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, ये पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब आप धक्का मार के इसको भगाओगे तो ये भागने लगेगी। ठीक है, तो धक्का मारोगे तभी तो जड़ वो चीज है जो एक जगह पड़ी रहती है, मतलब जैसे है वैसे ही रहना चाहती है। अब क्या होगा, उसमें कोई बदलाव करोगे तो चिल्लाता है। जैसे बहुत बच्चे हैं सो जाते हैं, सुबह सो गए 9-10 बजे तक सोए पड़े हुए हैं, मम्मी आई पापा आया कोई आया जगाने को, बेटा उठ जाओ पढ़ने का तैयारी कर रहे हो ना, मुझे मत छेड़ो, सोने दो। ये जड़त्व है, ये इनर्शिया है। आप जो है सो रहे हैं, सोने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो जड़त्व सबके अंदर होती है, लेकिन जड़ के साथ चेतना होना जरूरी है, क्योंकि बिना चेतना के कोई मतलब नहीं। तो क्या करो बेटा, अब जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ठीक है, बस में जा रहे हो, ठीक है, तो बस में जा रहे हो तो ऐसे बैठे हो आप, जो है इसमें बैठे हो चेयर पे, तो बस पहले रुकी है, जैसे ही आगे चलना शुरू होती है तो आप पीछे की तरफ आपका शरीर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो बैठे हैं निचला हिस्सा, जो जैसे बस एक्सेलरेट हुई, बस आगे बढ़ी, तो ये भी आपकी ये नीचे का बॉडी तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन आगे का ऊपर का बॉडी क्या है, वो रुका हुआ है। तो वो चाहता है कि रुका ही रहे, लेकिन
अब आपकी शरीर अलग अलग तो है नहीं, नीचे का अगर आगे गया तो पीछे का आगे नहीं जा पाएगा, तो आप ऐसे झुका हुआ महसूस करेंगे। ये क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या क्या हो सकता है? एक तो रेस्ट हो सकता है, रेस्ट में मतलब हम बैठे थे, अचानक से चलना हुआ, जैसे गाड़ी चल गई तो रेस्ट में हो गया, ठीक है। दूसरा मोशन का है, मोशन में है, उनको रोकना चाहे, अब मान लीजिए आप स्पीड से जा रहे हैं बाइक से या कार से जा रहे हैं, आगे कुछ आ गया, कोई एनिमल आ गया रोड पे आपके सामने अचानक से, तो आपको तुरंत ब्रेक मारना पड़ा, ब्रेक मारोगे तो आप आगे की तरफ झुक जाओगे, मतलब मोशन से आप रेस्ट में आ रहे हो तो वहां पे भी एक फोर्स लगाना पड़ा, रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहे हो तो वहां भी एक फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। आपकी बॉडी उसको रजिस्ट कर रही है, रोक रही है, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये हो गया फर्स्ट लॉ। फिर सेकंड लॉ में जो हमने बताया था मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम आपको जानना जरूरी है क्योंकि मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दूसरे लॉ में जो आता है आपका, वहां से आपका सवाल चालू हो जाते हैं, पहले लॉ में सवाल नहीं होता। अच्छा, एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे आप चल रहे हो ना, आप बस में बैठे हो तो बस में जितनी भी चीजें हैं, आप हैं, आपके साथ हैं, आपके पॉकेट में पेन है, आपकी मोबाइल है, सारी चीजें हैं, वहां पे उसकी सबकी वेलोसिटी जो है बस की वेलोसिटी के बराबर होगी, समझ रहे हैं? जैसे है बस ऐसे जा रही है बेटा, इसमें आप बैठे हो तो बस की वेलोसिटी अगर u है, बस की वेलोसिटी अगर v है तो उसमें सारी चीजें, इसमें जितने लोग बैठे हैं उनके पास जितनी चीजें हैं सबकी वेलोसिटी v है। अब इसमें कभी कभी सवाल पूछ देता है कि इसमें एक आदमी बैठा है, ऐसे बैठा है, मान लो इसने एक बॉल को ऐसे फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और बस v वेलोसिटी से जा रही है, v वेलोसिटी से जा रही है, v से इधर बॉल को फेंका तो बॉल जब गिरेगा, अब ये जो है क्या मैंने बोला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है ये, तो आपको बताना होगा कि कोई आदमी उसमें बैठा है, बॉल को सीधा ऊपर फेंकता है या उसने हाथ में मोबाइल लिया ऐसे ऊपर फेंका, तो फिर वो गिरेगा तो वो किधर गिरेगा? इसके आगे गिरेगा, इसके पीछे गिरेगा, इसके हाथ में गिरेगा? बेटा मैंने, अब बहुत लोग बोलेंगे भैया बॉल तो ऊपर आप फेंक दिए बस में, तो बॉल तो फिर बस आगे निकल जाएगी, बॉल तो पीछे रह जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज जो भी यहाँ से छोड़ेंगे, जो गिराएंगे या ऊपर कर रहे हैं, तो उसकी भी वेलोसिटी v ही रहेगी, क्योंकि वो मूविंग बॉडी है, मूविंग फ्रेम में है, उसकी भी वेलोसिटी v रहेगी जो इसकी रहेगी, ठीक है। ये खाली ऊपर जाएगा लेकिन उधर भी जाता रहेगा, मतलब मान लो 5 सेकंड बाद वापस गिरा, 5 सेकंड में ये बस इधर इतना गई तो ये भी 5 सेकंड में इतना चला जाएगा, तो गिरेगा वापस तो उसके हाथ में ही गिरेगा। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर कोई इसमें बोल दिया एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो क्या होगा? पीछे गिरेगा, किधर गिरेगा? बिहाइंड, बिहाइंड। क्यों? एक्सेलरेटेड है तो मतलब ये है कि तेजी से आगे निकल जाएगा, और बॉल को जब फेंक रहे थे उस समय उसकी जो वेलोसिटी थी उतनी ही रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से बस में वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वो बॉडी जब फ्री हो चुकी है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी है, इसलिए वो पीछे हो जाएगी और आगे बढ़ जाएगा और बॉल पीछे ही रह जाएगा, बॉल पीछे ही रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले तो कांस्टेंट वेलोसिटी, या एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड है तो पीछे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हाथ में ही आके गिरेगा। समझ गया बेटा? अब देखो मैंने क्या बोला, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? ठीक, एक छोटा बॉल है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और एक बड़ा सा ट्रक है, उसकी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब कोई बोल दिया कि बॉडी है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, एक बोल दिया एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों तो ठीक है, सेम है, लेकिन एक ट्रक हाथी से भी बड़ा एक आदमी है, एक छोटा सा बॉल है,
वेलोसिटी दोनों का सेम है। खाली वेलोसिटी अगर किसी का जान जाएंगे, वेलोसिटी जान के हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाली वेलोसिटी से हमको वो चीज़ें उतना आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी एक छोटा बॉल भी हो सकता है और एक बड़ा सा ट्रक भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बता पाएंगे, उससे हम ये नहीं कुछ सोच पाएंगे कि वो एक्चुअली वो ट्रक है कि वो बॉल है, क्या है। तो वेलोसिटी को अच्छे से समझने के लिए उसको क्या कर दिया गया, क्वांटिफाई कर दिया गया। मतलब उसका एक और वो बता दिया गया कि क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब एक क्वांटिटी है, एक तरह से क्वांटिटी हमें बताना हुआ, क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी। ये क्वांटिफाई करने के लिए मतलब उसको आपको पता है तो उसमें क्या कर दिए, उसके लिए एक नया चीज लाया जिसको मोमेंटम बोलते हैं और इसको p बोलते हैं, और p इज इक्वल टू क्या होता है, m और v। मास से जो है मल्टीप्लाई कर दिए मोमेंट वेलोसिटी। अब मास से मल्टीप्लाई कर दिए, तब जैसे कोई बोले कि एक छोटा बॉल है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, एक बड़ा सा ट्रक है उसकी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अगर खाली आपको वेलोसिटी पता है तो आप तो बोलोगे दोनों चीजें सेम है, क्योंकि उसकी भी वेलोसिटी उतनी उसकी भी। लेकिन अगर मोमेंटम के साथ बताओगे तो वहां पे अंतर आ जाएगा, क्योंकि इसका 5 है, ये ज्यादा से ज्यादा मान लो 1 किलो का होगा, ये मान लो 1000 किलो का है, 1000 किलो का है। मोमेंटम अगर दोनों का निकाले तो 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1000 हो जाए, तो इसका बहुत ज्यादा मोमेंटम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो अंतर, वेलोसिटी जबकि सेम है लेकिन मोमेंटम से आपको समझ में आ गया कि ये कोई बड़ी चीज है, खाली वेलोसिटी से वो चीज समझ में नहीं आता। तो ये मोमेंटम है और इसको ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन क्या है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। डायमेंशन और यूनिट आप निकाल लोगे कि केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये मोमेंटम है। तो ये घुमा फिरा के ये एक तरह से जो न्यूटन्स लॉ है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, अब मूविंग बॉडी में वहां फोर्स अगर आएगा तो मोमेंटम में चेंज करेगा, क्योंकि मोमेंटम भी ये क्या होता है, ये भी कंजर्व रहता है, कंजर्व मतलब ये भी एक लॉ ऑफ इनर्शिया की तरह है। कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहनी चाहिए, मोशन में है तो मोशन में ही रहनी चाहिए, तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा है। ये मोमेंटम। अब ये है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब बदलता नहीं है, ठीक है। अगर बदलेगा, या इसको ऐसे लिख दें, जब तक कोई एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स नहीं लगता, समझ गए बेटा। जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता तब तक मोमेंटम बदलेगा नहीं, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। तो मोमेंटम में अगर बदलाव हुआ तो वहां पे तो मोमेंटम, अब जैसे कोई बोले कि एक बॉल है, पहले 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था, फिर कुछ देर बाद वो जो है 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने लगा, मीटर पर सेकंड, 2 किलो का बॉल है, ठीक है। इसमें कोई बता सकता है, इसमें कोई फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, इसमें कोई फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ठीक। पहले 2 मीटर, तो पहले मोमेंटम कितना हो गया, P1 जो हो गया कितना हो गया, m गुणे V1, ठीक है, 2 गुणे 2 4 हो गया। इसका क्या हो गया, m V2, 2 गुणे 5 10 हो गया। तो मोमेंटम पहले कितना था, P1 इतना था, P2 कितना आया 10, P1 आया 4, तो मोमेंटम बदल गया। और मोमेंटम बदल गया तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा P। और डेल्टा P क्या होता है, P2 माइनस P1। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। P2 माइनस P1, या आप और अच्छे से लिखना हो तो इसको हमेशा क्या करोगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल, PF माइनस PI, ये आप याद रखना। मतलब ये कोई चीज ऐसे धीरे धीरे आराम से जा रही थी 2 मीटर पर सेकंड, अब उस पे आप बीच में कहीं धक्का मार दिए तो क्या होगा, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब वहां पे कुछ धक्का, कुछ पुश आपने कुछ लगाया जो कि एक फोर्स हुआ। तो ऐसे फोर्स को जो अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप लगाते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जाके धीरे से धक्का मार दिए,
ठीक है, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्स। इम्पल्स को आई भी बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स, तो ये फार्मूला एक निकल आया आपका इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स क्या हुआ? वो चेंज इन मोमेंटम हुआ, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो इसे इम्पल्स बोलते हैं या इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स दोनों सेम, इम्पल्स हो या इम्पल्सिव फोर्स हो। अभी देखो मैं इसको बता देता हूँ। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये अगर जानते नहीं रहोगे बेटा तो आप फंस जाओगे, ढेर सारी चीजें आप कर नहीं पाओगे। ढेर सारी चीजें आप जो है कर नहीं पाओगे। ठीक, तो मैंने क्या बताया? इम्पल्स। क्या बताया? इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स को बोलते हैं या इम्पल्सिव फोर्स भी बोल सकते हो। इम्पल्सिव फोर्स, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बराबर किसके होता है? चेंज इन मोमेंटम की। जो मोमेंटम में चेंज होता है। मोमेंटम में चेंज कब होगा? जब कोई फोर्स आया होगा। मोमेंटम को चेंज तभी कर सकता है फोर्स, अगर बाहर से कोई नहीं लगा तो वो चेंज नहीं करेगा। वो चेंज मोमेंटम कैसे निकालते हैं? अब एक बार सेकंड लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू dp बाई dt। ये जैसे डिराइवेटिव फॉर्म में है, जैसे छोटे चेंजेस हैं, अगर ये बड़ा चेंजेस है तो डेल्टा p बाई डेल्टा t लिखोगे। ठीक है, तो यहां से अगर देखो तो डेल्टा p बराबर क्या होगा? F इंटू डेल्टा डेल्टा टी। ठीक है, ये इंपल्सिव फोर्स को डेल्टा पी बोलो या F इंटू डेल्टा टी बोलो, या चेंज इन मोमेंटम के लिए मैंने क्या होता है? P फाइनल माइनस P इनिशियल। जो शुरुआती मोमेंट फाइनल मोमेंटम है उसमें से शुरुआती मोमेंटम को निकाल दोगे तो ये आ जाएगा इम्पल्स। ये आपको याद रहना चाहिए। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बेटा, कांटेक्ट बहुत छोटे टाइम के लिए कांटेक्ट होता है, उसे इंपल्सिव फोर्स करते हैं। बहुत छोटे टाइम के लिए किसी पर कोई फोर्स लगता है तो बहुत बड़ा उसकी वेलोसिटी में चेंज कर देता है या उसका मोमेंटम चेंज कर देता है, तो ऐसे फोर्स को इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स बोलते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आप सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉलर उधर से बॉलिंग करता है और आप बल्ले को घुमाते हो, कुछ सेकंड के लिए बॉल बल्ले से टकराती है और फिर चले जाती है। तो ये क्या होता है? एक्चुअल में इंपल्स जो है एक फोर्स नहीं है, एक सिंगल फोर्स नहीं है। जितना देर तक कांटेक्ट हुआ था वो पूरा फोर्स एक एवरेज फोर्स होता है, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 5 सेकंड के लिए बॉल आपकी टच हुई, या मान लीजिए 3 सेकंड के लिए बॉलिंग किया, आपके बल्ले से टकराई 3 सेकंड के लिए। 3 सेकंड के लिए तो जैसे कोई पूछे कि दूसरे सेकंड में कितना बल था, पहले सेकंड में कितना फोर्स था, तीसरे सेकंड में कितना फोर्स था, तो तीनों सेकंड में अलग अलग फोर्स होता है। तो इसलिए वो फोर्स एक सर्टेन वो नहीं होता। यहाँ पे जो फोर्स होता है ये एक तरह से उन 3 सेकंड का एवरेज फोर्स होता है। और जब भी इंपल्सिव फोर्स कहीं काम करता है तो वो 0 से मैक्सिमम तक जाता है और फिर मैक्सिमम से 0 तक आता है। मतलब जितना देर कांटेक्ट, मान लीजिए दीवार है, यहाँ पे आप एक बॉल फेंके, बॉल यहाँ पे आई, टकराई और यहाँ से फिर जो है वापस गई। ठीक है, तो जितना देर तक कांटेक्ट में रहेगा, मान लीजिए 3 सेकंड तक कांटेक्ट में रही है, तो 3 सेकंड में इस पे जो फोर्स लगा होगा, तो पहले क्या फोर्स लगा होगा? पहले बेटा 0 रहा होगा। पहले फोर्स क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, फिर एक मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम, फिर आके 0। मतलब फोर्स समझ लीजिए कि पहले 0, उतने टाइम में उसी 3 सेकंड में ये 0 पीक तक गया होगा और पीक से फिर 0। अब जहां से वो हट गई तो फोर्स तो खत्म हो गया ना। बॉल टकरा के बैट से बॉल जब आगे निकल गई तो उसका कांटेक्ट खत्म हो गया, तो फोर्स 0। मतलब 0 से ये एक एवरेज फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? एवरेज। तो एफटी ग्राफ अगर कहीं दिया है, समझ गया बेटा? एफटी ग्राफ दिया है, एफटी ग्राफ दिया है, तो ग्राफ का जो भी एरिया होगा, इंपल्स क्या है? एक तरह से इंटीग्रेशन ही तो हुआ बेटा।
आई बराबर एफ इंटू टी टी। अब मान लो टाइम ऑफ कांटेक्ट उसमें दिया है T1 से T2, तो क्या हो गया, इंटीग्रेट कर दिया उसको, ठीक है। तो वो आपका क्या आ गया, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। यहाँ फोर्स देखो, फोर्स यूनिफॉर्म नहीं, फोर्स 0 से बढ़ता है फिर 0 तक, तो कैसा भी वो है कांटेक्ट है या किस तरह का, उसके अकॉर्डिंग है। तो ये इंपल्स कहलाता है। ओके बच्चों, ये क्या कहलाता है, इंपल्स। तो मोमेंटम पता चल गया, मोमेंटम में बदलाव अगर होता है तो उसमें फोर्स लगता है, और फोर्स लगेगा तो फोर्स कितना होगा वो भी आपको पता चल गया। इंपल्स कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया, ये फोर्स है, इंपल्स है, चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे भी हो सकता है, वेलोसिटी में चेंज, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन टू डायमेंशनलिज्म में मैंने क्या पढ़ा, वहां पे चेंज इन वेलोसिटी होगी तो वहां एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो वहां पे फोर्स होगा। वही चीजें कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, घुमा फिरा के बातें वही पे आती है। तो फोर्स है तो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब यह है उसमें डायरेक्शन भी बदल सकता है या उसका मैग्नीट्यूड बदल सकता है। अब कोई चीज पहले ऊपर जा रही है v वेलोसिटी से, अब v वेलोसिटी से नीचे आने लगे उसी वेलोसिटी से, तो वहां पे फोर्स लगेगा क्या, वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब भाई मैं ऐसे बोलूं कि बॉल है, ऐसे आपने फेंका, ये बॉल है v बराबर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, ठीक है, 1 केजी का है, 1 केजी का, ये टकराया और टकरा के फिर v बराबर 5 मीटर पर सेकंड से ही वापस लौट आया, ठीक है। मान लो ये बोल दिया 0.3 सेकंड के लिए कांटेक्ट में था, या 0.4 लिख दो, 0.4 सेकंड के लिए कांटेक्ट में था, ठीक है, टकरा के वापस आ गया, ओके। तो यार वेलोसिटी में तो कोई चेंज हुआ नहीं, वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ तो यहाँ कोई पूछे कि फोर्स लगेगा क्या, कोई फोर्स आया होगा क्या, तो आप बताओगे नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ। वेलोसिटी में बदलाव नहीं हुआ तो मोमेंटम नहीं बदलेगा, क्योंकि मास तो सेम ही है, मोमेंटम नहीं बदलेगा, कोई इंपल्स नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी बदली, कैसे, डायरेक्शन में बदला, कैसे बदला, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वही है, यहाँ भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे मोमेंटम क्या हुआ, mv, ठीक है, मोमेंटम कितना हुआ, 5 है, यहाँ भी मोमेंटम 5 ही है, p फाइनल जो है 5 ही है, यहाँ पे भी p इनिशियल 5 ही है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया ना बेटा। मैंने क्या बोला, डायरेक्शन बदले या मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कोई भी बदल गया तो फोर्स वहां पे जरूर लगा होगा। अब देख लो, तो डेल्टा p कैसे निकालोगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल कितना है बेटा, अगर वेलोसिटी उधर पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है उधर प्लस लोगे, तो नेगेटिव x डायरेक्शन में क्या लोगे, माइनस लोगे। p फाइनल की वेलोसिटी क्या होगी, माइनस 5 मीटर पर सेकंड माइनस p इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी उधर है तो माइनस इधर वाला 5, कितना हो गया, माइनस 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम हो गया, माइनस 10 आया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, मतलब मोमेंटम में बदलाव होगा, इसका मतलब वहां पे इंपल्स हुआ होगा। अगर आपको टाइम पता है तो फोर्स भी बता सकते हो, तो क्या लगा दोगे, ये बता दोगे, F बराबर -10 बटे टाइम, टाइम कितना है 0.4, कितना हो गया बेटा, -100 बटे 4 -25 न्यूटन। माइनस क्यों, क्योंकि जो फोर्स इस पे लगा होगा वो किधर लगा होगा, इधर की तरफ लगा, माइनस डायरेक्शन में, इसलिए वो माइनस में आ रहा है। फोर्स 25 न्यूटन ही लगेगा, लेकिन किधर लगेगा, इधर लगेगा। इस पे सवाल आया भैया नीट 2021 में, बस इसी पे एक सवाल आ गया था। ऐसे कोई भी चीज गिरी और फिर टकरा के वापस उसी वेलोसिटी से चली गई तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, सिंपल सा। ये मैं जब अपना फर्स्ट वीडियो बनाया हूँ, फर्स्ट इंट्रोडक्शन का जो मैथमेटिक्स है वहीं से आपको बता रहा हूँ, जब माइनस प्लस के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया इम्पल्स, ठीक है बेटा। तो इम्पल्सिव फोर्स जो है, तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि इम्पल्सिव फोर्स के एग्जांपल क्या हैं। इम्पल्सिव फोर्स के एग्जांपल क्या हैं, जैसे बल्ले से, मतलब कोई भी चीज किसी से टकरा रही है बहुत शॉर्ट पीरियड में या बहुत तेजी से उसमें हुआ है, तो वो इम्पल्सिव फोर्स होता है। मोमेंटम ऑफ
आपको समझ में आ गया फोर्स। अब जब फोर्स आप समझ गए, मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी आपको आगे डिटेल में बता देंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अब छोटे छोटे कुछ सवाल दे दें आपको, छोटे छोटे थोड़े सवाल। अच्छा, एक चीज और जान जाओ आप, जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम P होता है ना बेटा, P इज इक्वल टू mv, ये मोटा मोटा हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, मैंने बताया dp बाई dt, इसको करोगे m dv बाई dt, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट। अब रॉकेट जैसे होता है, रॉकेट जब आगे ऊपर उड़ती है बेटा, इसमें एक प्रोपल्सन फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ प्रोपल्सन, प्रोपल्सन, ठीक। ये F, जिसको प्रोपल्सन या थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो F थ्रस्ट फोर्स जो F लगेगा इस तेज, उसको इधर गैस बहुत तेजी से निकलती है तो ऊपर फोर्स लगता है, ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी ऐसे ही निकलता है, ऐसे निकलता है, F इज इक्वल टू D। अब क्या है, इसके अंदर जो ऑयल तेल भरा होता है, जो लिक्विड होता है, जो गैस बनके बहुत तेजी से निकलता है, तो कई हजार लीटर में ऐसे रहता है, इसका वजन भी है, उसका वेट भी है, यानी कि जैसे जैसे वो निकलता जाएगा गैस बनके, वैसे वैसे इसका वेट भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मास जो है, मास कांस्टेंट नहीं है, जहाँ पे मास कांस्टेंट है, यहाँ पे मास क्या है, मास कांस्टेंट है, ठीक है। और जहाँ पे मास वेरिएबल है, वेलोसिटी तो बदलेंगे ही, क्योंकि मास कम होगा, वेलोसिटी भी बदल रही है। यहाँ पे मास m एंड v दोनों क्या है, वेरिएबल, दोनों बदल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बदल रहे हैं, जो फोर्स निकालोगे वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा m dv बाई dt और प्लस v dm बाई dt, ठीक है। ये फोर्स जो है, क्योंकि मास भी बदल रहा है, और तो किसी भी टाइम पे उस टाइम पे वेलोसिटी जो होगी, मान लो v है, और उस टाइम पे रेट ऑफ प्रोपल्सन dm बाई dt क्या है, dm बाई dt रेट ऑफ एक्सपल्सन ऑफ फ्यूल, एक्सपल्सन ऑफ फ्यूल, वो ईंधन जो तेल है वो किस रेट से निकल रहा है, ठीक है, वो, और ये डीएम बाई मतलब किस रेट से निकल रहा है, उस रेट से उसका मास घट रहा होगा। इसका और एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बता दूं, मान लो कोई गाड़ी है, ट्रक है, ट्रक जो है मान लो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जा रहा है। इस पे क्या है कि सब सामान लदा हुआ है, सब सामान इस पे लदा हुआ है, ईंट पत्थर है जो भी अपना है सब लगा हुआ है, ठीक। बालू है, मान लो सैंड उस पे लदा हुआ। अब ट्रक पर से सैंड जो है गिर रहा है, मान लो 1 kg गिर गया, रेट क्या है, गिरने का रेट क्या है, 1 kg पर मिनट, 1 kg पर मिनट, 1 kg पर मिनट से इससे सैंड गिर रहा है। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, ओके। तो इसको इसकी वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए, ये मेंटेन करने के लिए, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड करने के लिए इस पे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, फोर्स, क्योंकि मास कम हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम यार, अगर किसी का मोमेंटम कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इस पे अगर कोई पूछे कि उस टाइम पे फोर्स क्या होगा, मान लो किसी टाइम पे, उस टाइम, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो मास कम हो जाएगा, ठीक है, मास कम होता जाएगा तो फोर्स जो है इस पे, इसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा,
ठीक है। तो उस टाइम पे किसी भी टाइम पे इस पर फोर्स कोई पूछेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, एक बार लिखोगे v dm बाई डी टी प्लस m dv बाई dt, ठीक है। उस टाइम पे इसका मास कितना है वो, उस टाइम पे मान लो एक टोटल मास इसका जो है मान लो 2000 kg है, 2000 kg है, ठीक है। एक बार ये लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे v जो है 2 और dm बाई dt 1 kg पर मिनट, 1/60 मिनट को सेकंड में बदलते हैं। दूसरी बात उस टाइम पे वेट 2000 kg और dv बाई dt जो है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। dv बाई dt 2 मीटर पर सेकंड, तो dv बाई dt मतलब एक तरह से उसका एक्सीलरेशन होगा, उस टाइम पे उसका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटे छोटे आपको सवाल बताए हैं। क्वेश्चन आपको थोड़े बता दें। तो इम्पल्स एक तरह से क्या हुआ, इम्पल्स जो है कोई भी चीज चल रही है या रुकी हुई है तो उसको धक्का देती है तो उसका स्पीड बढ़ा देगी, स्पीड बढ़ाएगी मतलब मोमेंटम बढ़ा देगी। या कोई चीज चल रही है तो उसको अगर आप धक्का देकर रोकना चाहें तो वो उसको रोक देगी। एक तरह से ये फोर्स है जो या तो मोमेंटम कम कर देगा या तो बढ़ा देगा, मतलब चेंज करेगा मोमेंटम को। वो इम्पल्स हो गया या इम्पल्सिव फोर्स हो गया उसमें जो, ठीक है। 2 kg की बॉडी है, ठीक, मास 2 kg है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। 0.5 सेकंड में स्टॉप करने के लिए, इस स्पीड से जा रहे हैं, 0.5 सेकंड में स्टॉप करने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। चलो लगाओ सवाल। कोई बॉडी है 2 kg मास है, वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड है, उसको यह है हम धक्का देकर, यह गाड़ी है उसको मतलब 0.5 सेकंड में आपको ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगा के स्टॉप करना है, ब्रेक लगा के, तो ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा, मतलब वो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ठीक। चलो अब क्या करोगे, पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा फोर्स बराबर होता क्या है, फोर्स बराबर क्या होता है बेटा, डेल्टा पी बाई डेल्टा डी, जो कि डी बाई डी जो भी। अब मोमेंटम आपको पहले मोमेंटम पी इनिशियल क्या हो गया 2 × 5 मास बड़े वेलोसिटी कितना हो गया 10। फाइनल मोमेंटम क्या होगा पी फाइनल, मास तो 2 ही है, स्टॉप कर दोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पूरे 0 बराबर 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया बेटा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब 0 - 10 तो कितना आया -10। तो फोर्स तो -10 बटे टाइम कितना है 0.5 कितना आ गया -2 न्यूटन। माइनस क्या दिखाता है, फोर्स जो है किधर रहेगा, मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर वो जा रहा होगा उसके उल्टा। इसका आंसर हो गया 2 न्यूटन। माइनस क्या दिखाता है, उल्टे डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। सवाल में कोई दम है क्या, नहीं। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से हम पूछते हैं, दूसरे तरीके से। एक बॉल है, बॉलर मलिंगा बॉलिंग फेंकता है, ठीक है। स्पीड जो है 120 मीटर पर सेकंड है, बॉल की स्पीड क्या है 120 मीटर पर सेकंड है, ठीक है बेटा। बॉल का वेट मान लीजिए 500 ग्राम, कितना है 500 ग्राम। इधर सचिन है, बल्ले से मार दिए उसको, बल्ले से मार दिए, ठीक है, बल्ले से मार दिए और जो है बल्ले से मार दिए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 480 मीटर पर सेकंड। 480 मीटर पर सेकंड बल्ले से टकराई और सीधे दूसरे डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन बदल नहीं रहे, क्योंकि डायरेक्शन बदलेंगे तो मोमेंटम अलग अलग, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो पूरा उसका नेट निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना। तो बीचो कितना हो गया 480 मीटर, 120 से 480 मीटर पर सेकंड है, वो वापस फिर एकदम स्ट्रेट जाता है, ठीक है। तो इसमें आप पूछ दे क्या
इम्पल्स बता दे, इम्पल्स बताओ, ठीक है, क्या बताए, इम्पल्स बताए, इम्पल्स बताओ। फिर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है 0.2 सेकेंड है, 0.2 सेकेंड है, तो क्या बता पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, फोर्स कितना लगा, फोर्स कितना लगा, फोर्स भी बता सकते। इम्पल्स और फोर्स मतलब आपको दोनों चीजें पता है, दोनों निकाल लोगे। क्या करोगे, चेंज इन मोमेंटम करोगे, चेंज इन मोमेंटम जो होगा वही इम्पल्स होगा, और इम्पल्स होगा तो उसमें टाइम से भाग दे दोगे तो फोर्स निकल आएगा, ठीक है। तो इस पे इम्पल्स पे और उस पे जो है ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। इम्पल्स दिया है, फोर्स पूछा है, फोर्स दिया है, इम्पल्स पूछ सकता है, चेंज इन मोमेंटम पूछ सकता है, वेलोसिटी, ठीक है, आ रहा है। अब फोर्स आपको पता चल गया कि फोर्स होता क्या है और कैसे निकलता है, दूसरे लॉ में बता दिया कि फोर्स कैसे निकलता है। अब ये है कि किसी भी बॉडी पे फोर्स जो है किसी भी बॉडी पे दो ही कंडीशन में, कोई भी बॉडी अगर ये यहाँ पे रुकी है, ये ब्लॉक जो है यहाँ पे रुका है, इसमें जो है, अच्छा फोर्स की टाइप आपको पता होना चाहिए। फोर्स जो है मतलब कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स जो है कंजर्वेटिव होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। जो भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स हैं जो खत्म नहीं होते, वो रहते हैं। अगर चार्ज कोई है तो उसको चारों तरफ वो रहेगा। लेकिन मैकेनिकल फोर्स जैसे हम किसी को धक्का दिए, किसी को पुश किए, किसी को खींच दिए, वो उतने टाइम के लिए है जितने टाइम के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है। तो ये है कि इस पे नो फोर्स, कोई फोर्स ही ना हो, ठीक है। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, रिजल्टेंट या नेट फोर्स क्या हो, जीरो। अब हम कह रहे हैं 5 न्यूटन से इधर कोई खींचे, 5 न्यूटन से कोई इधर खींचे, तब भी तो रुका रहेगा, ये कहीं जाएगा क्या, वहीं पे रुका रहेगा। तो ये जो है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। एक एक्शन रिएक्शन का आपको बता दिया था, ये हो गया फोर्स। और जैसे किसी चीज को रस्सी है, कोई रस्सी है बेटा, अब रस्सी है तो ये मांस यहाँ पे लटका है, तो रस्सी में जो फोर्स उसको टेंशन बोलते हैं, तनाव बोलते हैं। तो रस्सी में क्या पूछ लेता है, टेंशन कितना है, ये भी एक तरह से फोर्स है, ठीक है, ये भी एक तरह से फोर्स है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, आपको बता चुका हूँ। ये सब अलग अलग फोर्स है। कोई बॉडी है, उसको रस्सी लगा के खींचोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो किस फॉर्म में होगा, टेंशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा बेटा, टेंशन के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा एक्शन रिएक्शन में मैं हमेशा क्या बोला था, अब जैसे कोई है, ये आदमी है, इस रस्सी को खींच रहा है, तो टेंशन, तो ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, लेकिन ये ब्लॉक पे टी टेंशन या एफ फोर्स, यहाँ जो एफ लगाएगा और टी के बराबर होगा, जो टी टेंशन लगेगा, जो फोर्स लगेगा इस पे, वो इसके बराबर होगा। तो ये भी इस पे एक फोर्स, एक्शन और रिएक्शन के हिसाब से इस पे एक फोर्स लगाएगा, ये ब्लॉक, वो भी टेंशन ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, एफबीडी। एफबीडी का मतलब होता है जितने भी सिस्टम हैं, आदमी हैं या जितने ब्लॉक वगैरह हैं, सब जो जुड़े हैं ना, उन सबका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, एक जो है बॉडी को आप ड्रॉ करोगे, उस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं किस डायरेक्शन में, वो सब आप दिखाओ, तो वहां से आपका काम आसान हो जाता है। तो रस्सी में टेंशन, ठीक है, और मास, फिर इधर रिजल्टेंट फोर्सेस। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तो सारी चीजें समझ में आने लगती है। कोई चीज रेस्ट में है तो दो चीजें हो सकती है, तो वहां बिल्कुल कोई फोर्स ना हो, और तीसरा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स उसमें जीरो, ठीक है बेटा। तो दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। और एक और चीज बार बार आएगा आपको, जिसको पुली बोलते हैं, पुली होता है, पुली सिस्टम, इसको घिरनी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो रस्सी है और घिरनी है। तो ज्यादातर टाइम में जो भी सवाल आएंगे तो रस्सी क्या होगी, रस्सी और घिरनी ये मान लिया जाता है मासलेस होती है।
मासलेस मतलब नो मास, जीरो मास मान के मानी है। और रस्सी जो इस पे खींच सकती है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन मतलब घर्षण नहीं माना जाता, जीरो। ये दोनों मान के ही ज़्यादातर सवाल जो है, अगर सवाल में कुछ लिखा नहीं है रस्सी के बारे में कि उसका मास कुछ है, या पुली के बारे में उसका मास उस नहीं लिखा है, तो ये हम हमेशा मान के चलेंगे। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखो। अगर कहीं पे आपके सवाल में कोई भी न्यूटन लॉ या कोई भी सवाल है जहाँ पे पुली यूज हुआ है और रस्सी है, वहाँ पे अगर पुली और रस्सी के बारे में उसका मास या उसका फ्रिक्शन कुछ दिया नहीं है, तो आप कभी भी उसको, आप हमेशा उसको क्या मान लेंगे कि मासलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं। और तीसरी चीज क्या है, रस्सी कैसी है, नॉन स्ट्रेचेबल। समझ गए बेटा, रस्सी कैसी होनी चाहिए, नॉन स्ट्रेचेबल। रस्सी मतलब ऐसे नहीं कि खींचे, तनेगी नहीं वो रबर की तरह। रस्सी कैसी होगी, नॉन स्ट्रेचेबल होगी। तो तीन चीजें हमेशा वहां पे आप ध्यान रखोगे, पुली का कोई भार नहीं होगा, वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, और रस्सी जो है नॉन स्ट्रेचेबल रहेगी, तभी आपके ज्यादातर सवाल सही होंगे। ठीक है, एक बॉडी है उसमें 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा हुआ है, ठीक है, इधर अब ये रेस्ट में है, तो कोई पूछे इधर कितना बल लगा था, आप बता दोगे, क्योंकि रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके बेटा, तो ये चीजें रस्सी पुली टेंशन, ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। और फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम से ही आपकी ढेर सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं। अब जैसे ये है, ठीक है, 2 kg का इस पे फर्श पे रख दिया, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ये टेबल है, ये क्या है, टेबल। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाओ, किसका, मास का और टेबल का। तो मास का क्या करोगे बेटा, मास पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, मास का वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, ठीक है। और मास पे कोई फोर्स लगेगा, मास जो है टेबल को दबाएगा, टेबल पे भी तो mg फोर्स लगाएगा, ये mg फोर्स से दबा रहा है, तो टेबल एक रिएक्शन फोर्स लगा देगा, ये टेबल को दबाएगा, टेबल को एक्शन दिया, टेबल क्या कर देगा, रिएक्शन किस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये आ रहा है, ये इस पे रुका हुआ है। कोई बोलता है कि खाली मास पे खाली एक ही फोर्स लगा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे चला क्यों नहीं जाता। किसी चीज पर एक फोर्स अगर लगेगा बेटा, कोई चीज है उस पे एक कोई फोर्स लगा है, तो ये रुकेगा कि जाएगा, भागता जाएगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है नहीं। इसको रोकने के लिए भी एक फोर्स तो होना चाहिए ना, वो कौन सा फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स। कौन लगा रहा है, टेबल इसमें लगा रहा है रिएक्शन फोर्स, ऐसे तो R और mg बराबर होगा, तभी इसको बैलेंस करेगा। खाली टेबल की बात करें, तो टेबल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये mg, ये mg से दबा रहा है ना उसको, तो टेबल पे mg नीचे की तरफ लगेगा। इस पे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तभी तो इस पे ऊपर, अब इस पे कौन रिएक्शन फोर्स लगाएगा। फिर आप बोलोगे यार टेबल पे भी जब एक ही फोर्स लगाया है, इसको ये घुसते चले जाना चाहिए, नीचे चले जाना चाहिए, नीचे चले जाना चाहिए, एक ही फोर्स है भैया, नीचे क्या जमीन में घुस जाएगा क्या, टेबल भी तो जमीन पे टिका हुआ है, क्या करेगा, जमीन पे ये फोर्स लगाएगा, mg जमीन पे फोर्स लगाएगा। अगर इसका मास मान लो m होता, तो mg ये तो लग ही रहा है, ये वाला ऊपर वाला तो लग ही रहा है, प्लस इसका अपना mg, ये mg प्लस mg, ये दोनों मिलके किस पे लगाएंगे, अर्थ पे, जमीन पे, तो जमीन भी इस पे एक रिएक्शन लगा देगी, R, मान लो ये R1 था, क्या R2, ये भी R2 जो है mg प्लस mg के बराबर होगा, तभी तो टेबल रुका है, नहीं तो वो घुस जाता। ये फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट है बेटा। और वेक्टर में मैं हमेशा बोला हूं कि जैसे कोई चीज, ये फोर्स ये है, मान लो 60 डिग्री पे लग रहा है बेटा, ठीक है, ये लग रहा है फोर्स, और 60 डिग्री पे लग रहा है, और ये टेबल पे रखा है, ठीक है, 2 kg का मास है, 2 kg का है, ठीक, तो और ये रुका हुआ है, तो इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है। कोई पूछे ये फोर्स कितना होगा, कि ये रुका है,
कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो क्या करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम लगा दो इसका, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो इसका। जी का मान हमेशा 10 लोगे जब तक मैं बोलूँ ना। तो फ्री बॉडी थी, इसको ऐसे कर दिए, इसका जो है अब क्या होगा, 2 kg इसका भार जो है mg 2 × 10 मतलब 20, ये नीचे की तरफ लगेगा 20 नीचे की तरफ। इधर का हमें पता नहीं है। अब इधर का जो है, इधर का जो ऐसे लग रहा है, ऐसे जो कि 60 डिग्री है, मान लो इधर जो है 40 न्यूटन लग रहा है, 40 न्यूटन। ठीक है बेटा, 40 न्यूटन उधर लग रहा है, तो हमको ये बताना है कि ये 40 न्यूटन है, तो इसको बैलेंस आपको करना पड़ेगा। तो जो इधर उधर के फोर्सेज हैं वो बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, इधर उधर के फोर्सेज हैं तो जो बैलेंस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? अब पहले फोर्सेज देखो, एक ये हो गया, और इसको क्या ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगेगी? टेबल भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, एक रिएक्शन फोर्स ऊपर लग गया। हाँ ठीक है। अब इसके 2 कंपोनेंट हुए, क्योंकि वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर दिए, क्या हो जाएगा? 40 cos 60, ठीक है, और इधर का 40 sin 60, ठीक है। ये कंपोनेंट इधर को कौन बैलेंस करेगा? 40 cos 60 मतलब 40 × 1/2 मतलब 20 न्यूटन। तो F बराबर क्या हो जाना चाहिए? 20 न्यूटन, ठीक है। ये इधर का हो गया। इसी तरह कोई इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें एक ये बताओ F कितना लगेगा, और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि रिएक्शन कितना लगेगा, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स इस पे कौन लगाएगा? टेबल लगाएगा। कितना लगेगा? R बताना हो तो कैसे बताओ? यहाँ पे इसको बराबर करोगे, ऊपर वाला नीचे का बराबर, तो R + 40 sin 60 ये बराबर किसके हो जाना चाहिए? 20 की। समझ गए बेटा? तो यहाँ से R बराबर करोगे तो 20 - ये 40 × sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 कर दोगे, 20√3 जो कि, तो ये तुम्हारा आ जाएगा रिएक्शन फोर्स। ठीक, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। समझ गए बेटा? एक्शन रिएक्शन का। तो अभी आपको इतनी टर्मिनोलॉजी, इतनी चीजें आपको समझा